हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आखिरकार शिक्षक बहाली की परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और सिलेबस क्या रहेगा, इस पर लंबे समय से जो पर्दा पड़ा हुआ था उसको स्वयं बीपीएससी के सचिव ने कल न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार के साथ बातचीत में इस पर्दे को उठाया है। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो जानकारी दी है वह एक ऑथेंटिक जानकारी है और लंबे समय से जो कयास लगाए जा रहे थे उन सब कयासों पर विराम लगेगा। सर्वप्रथम है कि जो उन्होंने बताया है कई लोगों को समझ में नहीं आया, कई लोगों को समझ में आया तो आधा अधूरा समझ में आया। तो हमारा उद्देश्य है कि सर्वप्रथम आपको एक-एक बिंदु पर चर्चा करते हुए कि किस क्लास के लिए आपको क्या पढ़ना है, सभी कुछ को विस्तार से बताया जाए और पढ़ाई में किस विषय से संबंधित कहाँ-कहाँ क्या पढ़ना है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 1 टू 5 की। यहाँ जितना भी चीज़ बता रहे हैं वो आपको बीपीएससी की जो सचिव हैं उन्होंने ही बताया है, तो उनकी कही हुई बात को ही हम दोहरा रहे हैं बस समझाने के लिए आपको। 1 टू 5 में जैसा कि उन्होंने बताया कि आपके प्रश्न केवल जीएस से रहेंगे, ठीक है। 1 टू 5 में केवल जीएस से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब है कि जीएस में कौन कौन से विषय शामिल हैं, हम लोग नीचे इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें 1 टू 5 में उन्होंने क्या कहा है कि केवल जीएस से संबंधित प्रश्न शामिल रहेंगे। नेक्स्ट है क्लास 6 टू 8। क्लास 6 टू 8 हो या फिर क्लास 9, 10, 11, 12 हो, यानी कि दो वर्गों में इसको अगर हम बांट देते हैं तो क्लास 6 टू 8 या फिर क्लास 9 टू 12, इन दोनों क्लासों के लिए उन्होंने बोला है कि आपके दो तरह के प्रश्न रहेंगे। पहले तरह के प्रश्न में आपके जीएस के प्रश्न शामिल रहेंगे और दूसरे तरह के प्रश्नों में आपके अपने विषय के प्रश्न शामिल रहेंगे। हालांकि आप लोग को पता है कि 6 टू 8 में तो किसी भी अभ्यर्थी के लिए कोई सीट ही नहीं है। 6 टू 8 में कितनी सीटें हैं? बस 0 सीटें हैं, ठीक है। तो 6 टू 8 में तो किसी को अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए 6 टू 8 के सिलेबस के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जो 1745 सीटें 6 टू 8 में दी गई हैं उन सीटों पर केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है या फिर डीएलएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है। बाकी कोई भी आदमी 6 टू 8 के एक भी पद पे अप्लाई कर ही नहीं सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी कुछ भी क्यों न हो। इसलिए 6 टू 8 के किसी भी सिलेबस पर चर्चा करना ही व्यर्थ है। बची बात 9 से 12 तक की, तो 9 से 12 तक में आपके आधे प्रश्न जीएस के होंगे और आधे प्रश्न आपके अपने विषय के होंगे। यानी कि विषय से संबंधित प्रश्न कहने का मतलब कि अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से आपको प्रश्न हिंदी के आएंगे। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आधे प्रश्न उसमें इंग्लिश के आएंगे, गणित के बनना चाहते हैं तो आधे प्रश्न गणित के आएंगे, सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं तो आधे प्रश्न सामाजिक विज्ञान के आएंगे और बचे हुए आधे प्रश्न जीएस के आएंगे। विस्तार से भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस जीएस का क्या मतलब है। तो अभी तक आप लोग क्लियर हो गए कि 1 टू 5 में केवल और केवल जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 से लेकर 12 तक में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में से आधे प्रश्न आपके अपने विषय के प्रश्न होंगे और आधे प्रश्न जीएस के प्रश्न होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बात को यहीं पर स्पष्ट कर लेते हैं कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी या प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि आधे प्रश्न जीएस के होंगे और आधे प्रश्न आपके अपने विषय के होंगे, तो ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 100 अंकों का प्रश्न होता है तो 6 से लेकर 12 तक में आधे प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और 50 प्रश्न आपके अपने विषय के होंगे। ये रेशियो चेंज हो सकता है, वो तो बाद में जब सरकार विज्ञापन जारी करेगी उसी समय पता चलेगा कि किस विषय से संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे, यानी कि जीएस के कितने प्रश्न रहेंगे और आपके अपने विषय के कितने प्रश्न रहेंगे। ये अंतिम रूप से जब विज्ञापन जारी होगा तो उसी समय पता चलेगा। उससे पहले बस अनुमान लगाया जा सकता है कि आधे-आधे इस तरह के प्रश्न हैं। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है कि 6 से लेकर 12 तक में आपको जीएस से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और अपने विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोबारा दोहरा देते हैं, कुछ लोग को बाद में जो जुड़े हैं उनको कन्फ्यूजन हो गया होगा। 1 टू 5 में केवल और केवल जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे, यही बताया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं कि जीएस क्या है और इसमें कौन कौन से विषय शामिल है। देखिए मेरे भाई, जीएस का सीधा सीधा मतलब है हम आपके सामने दो गोले बनाते हैं। ये एक बड़ा वाला गोला है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा वाला गोला है। तो ये बड़ा वाला जो गोला आपको दिखाई दे रहा है इसको जीएस कहा जाता है, यानी कि जनरल स्टडीज़, इसका फुल फॉर्म है जनरल स्टडीज़। और जो छोटा वाला गोला अंदर वाला गोला दिखाई दे रहा है, इस छोटे वाले गोले को कहा जाता है जीके कहा जाता है,
ठीक है। बचपन में आप लोगों ने सामान्य ज्ञान पढ़ा होगा, जीके के प्रश्न पढ़े होंगे क्लास 3, 4, 5 में, या लगभग 9, 10 तक पढ़ाई होता है जीके। तो आपने जीके का प्रश्न पढ़ा होगा कि हमारे देश में सबसे ऊंचा क्या है, सबसे लंबा क्या है, ठीक है, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए। तो ये सब छोटे मोटे जो प्रश्न है, जीके के प्रश्न आते हैं। लेकिन जीके से जनरल स्टडीज़ का जो दायरा होता है वो बढ़ा हुआ होता है। इसी कारण से हमने आपको दिखाया है कि ये बड़ा वाला जो बोला है, आप देख सकते हैं कि इसका दायरा बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, ये जीएस का एरिया है, और जीएस का ही एक छोटा सा पार्ट जीके होता है। तो आपको क्या बोला गया है सर्वप्रथम पढ़ने के लिए? आपको बोला गया है जीएस पढ़ने के लिए, यानी कि आपको पढ़ना ज़्यादा होगा, पढ़ना कम तो नहीं है। अगर आपको बोला जाता है कि जीके पढ़ना है तो आप जीके का एक नॉर्मल किताब बाजार से खरीदते और जीके की किताब को पढ़ लेते। लेकिन यहाँ पर आपको जीके नहीं पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, यानी कि डूब के पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जीएस में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। मुख्य रूप से हमने सबको नोट करके दे दिया है, 7-8 तरह के विषय इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें पहला विषय है इतिहास। इतिहास में मेरे भाई, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, यानी कि जब आप प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं, जिस समय आदि मानव धरती पर आया, उस समय से शुरू करते हैं और वहाँ से लेकर भारत में इस्लाम का जिस समय आगमन होता है, यानी कि लगभग 7वीं शताब्दी तक, इस समय तक आप मान सकते हैं कि भारत में प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास का समय पढ़ना है। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में कहाँ से पढ़ना है? जब सिंध पर आक्रमण होता है वहाँ से लेकर मध्यकालीन इतिहास जब आपका शुरू होगा, तो उसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई तक आपका मध्यकालीन इतिहास जाएगा। प्लासी की लड़ाई और यूरोपियों के आगमन के साथ ही आपका आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा। तो इतिहास में मुख्यतः 3 भाग हैं। इसके अलावा एक भाग और है जिसको कि विश्व इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान इत्यादि देशों के भी इतिहास शामिल होते हैं। ठीक है। अब ये मत कहिएगा कोई आदमी, ठीक है, थोड़ी सी हंसी भी छूट जाती है मेरी, क्योंकि ये मत कहिएगा कि सर इतना लंबा चौड़ा सिलेबस क्यों बता दिया। लंबा चौड़ा सिलेबस मैंने नहीं बताया है, क्योंकि इतिहास का मेरे भाई वास्तव में मतलब यही होता है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और इसके साथ साथ छोटा सा अंश विश्व इतिहास का भी शामिल होता है। विश्व इतिहास में डूब के नहीं पढ़ना है, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि भारत के साथ साथ चीन का इतिहास पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। विश्व इतिहास की कुछ झलकियाँ होती है, कुछ बहुत छोटे पोर्शन होते हैं, वही पढ़ना होता है, लेकिन इतिहास का ही मतलब है। नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल में भी आपको भारत एवं विश्व का भूगोल शामिल है। भारत का भूगोल तो आपको पता ही है, ठीक है, कि भारत देश के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा, और विश्व का भूगोल भी इसमें पढ़ना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके आगे चलेंगे तो नागरिक या पॉलिटी। आपने पॉलिटी शब्द कई बार सुना होगा, इसी को नागरिक भी कहते हैं। हालांकि मेरे स्तर पर जब जाइएगा तब तो हम ये कहेंगे कि नागरिक शास्त्र और पॉलिटी कहने का अलग अलग मतलब है, लेकिन उतना मैं अगर विस्तार से समझाऊं तो आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आएगा और जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब समझिए, बचपन में जिसको आप लोग कहते हैं कि नागरिक शास्त्र पढ़ना है, नागरिक पढ़ें, तो वही नागरिक है जिसमें आप लोग पढ़ते हैं कि भारत के बारे में, कि भारत देश की राज्य व्यवस्था क्या होगी, संसद है, विधानसभा है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संविधान के अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। इसके साथ साथ और भी है, कब कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, दिस डैट, बहुत सारा चीज़ है पॉलिटी में, यही सब चीज़ आपको आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। आपके बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा है अर्थशास्त्र भी पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना होता है? अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना होता है कि आपके भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे आपको पढ़ना होगा इसमें राष्ट्रीय आय क्या है, इसके बाद राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पर क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय मार्केट कॉस्ट पर क्या है, इस तरह से, या फिर मुद्रा बाजार क्या है, बैंकिंग क्या है, इन सारी चीज़ों से संबंधित विषय जो है अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत संक्षेप में ले जा रहा हूँ, क्योंकि विस्तार से प्रत्येक विषय का अगर सिलेबस डिस्कस करने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। अर्थशास्त्र के बाद है विज्ञान। विज्ञान में भी आपको भाई मेरे 3 सब्जेक्ट शामिल होते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। फिजिक्स में आपको पता ही है, फिजिक्स का नियम क्या है, न्यूटन वगैरह के नियम है, फिर गति के नियम है, ऊर्जा के नियम है, ब्रह्मांड के नियम है, ये सारे फिजिक्स में आते हैं। केमिस्ट्री में आपको किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, किस तत्व का भार क्या है, ये सब चीज़ जो है, अणुसंख्या, परमाणु संख्या, ठीक है, किसका क्या फार्मूला है, सोडियम का क्या फार्मूला है, या इसके अलावा जो अन्य तत्व हैं, मॉलिक्यूल है, एटम है, कहाँ क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ आपको
केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी तो आप समझते ही हैं, ठीक है। बायोलॉजी में भी दो है, एक बोटनी है, एक जूलॉजी है, ठीक है। जूलॉजी में आपको जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, बोटनी में प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ना है, तो ये भी आपको साइंस में शामिल है। नेक्स्ट है रीजनिंग। कुछ लोग कहेंगे कि जीएस में आपने रीजनिंग को और गणित को कहाँ से शामिल कर दिया? भाई, जीएस में रीजनिंग और गणित भी शामिल होते हैं। अगर आपने बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें रीजनिंग और गणित के भी प्रश्न थे। इसलिए अगर आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई रीजनिंग और गणित नहीं आएगा, रीजनिंग और गणित भी इसमें शामिल है। खुद आपके बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, गणित का नाम लिया है कि गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, गणित से ही जुड़ा हुआ विषय रीजनिंग भी है और बीपीएससी के हेडमास्टर वाले एग्जाम में रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए, तो इसलिए ये भी पढ़ना पड़ेगा। और अंतिम जो है वो है करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी। आप लोग को अपना ध्यान करंट अफेयर्स पे भी लगाना होगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, ठीक है, कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, दुनिया में अभी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी पड़ेगी। यानी कि जब आप इन ऊपर से नीचे तक 8 विषयों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे तब आप कह सकते हैं कि आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, और तब जाके आप बीपीएससी में बैठिएगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, पास कीजिएगा, तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये बात थी बीपीएससी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित। आप लोग को अब थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, चूँकि आपके अध्यक्ष ने ही बता दिया है कि ये चीज़ पूछे जाएंगे जीएस से संबंधित, तब आप लोग अब तैयारी में लग जाइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।